part, conduction of action potential. Conduction of action potential. कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के थ्रू कैसे होता है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमने देखा हुआ है लास्ट क्लास में कि एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन के लिए जब एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो हमने देखा है कि इस जगह पर यानी एक्सॉन हिलॉक पर अगर -30 मिली वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो गया तो फिर यहाँ पर लगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और एक चैनल दूसरे को ओपन करता हुआ एंड तक पहुंचता है। ठीक है, यानी यहां से सोडियम अगर एंटर करेगा, सोडियम अगर यहां से एंटर किया तो इसके डीपोलराइजेशन का इफेक्ट पास वाले चैनल तक होगा और पास वाला चैनल ओपन हो जाएगा। फिर ये पास वाला ओपन हो सकता है, ये पास वाला ओपन हो सकता है, यहाँ से जो सोडियम एंटर करेगा वो इसको ओपन कर देगा, मतलब एंड तक एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाएगा। और जब लास्ट में पहुंचता है एक्शन पोटेंशियल तो एक्सॉन टर्मिनस पर बैठे होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, यानी इस बार अंदर कैल्शियम एंटर करेगा। तो एक्सॉन टर्मिनस कंटेन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और जैसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होंगे, इनके ओपन होने से क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा और कैल्शियम के इनफ्लक्स होने से वेसिकुलर फ्यूजन होगा और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। इतनी चीज होगी कैल्शियम के एंटर होने की वजह से। नाउ जब तक ये चैनल ओपन होता है, यानी मान लीजिए इसने इसको ओपन कर दिया तो इसके एक्टिवेशन गेट तो खुल गए। पास वाला चैनल, मतलब यहां से जब सोडियम एंटर कर रहा होगा, मान लीजिए यहां से सोडियम अभी एंटर कर रहा है, अभी और दूसरे चैनल नहीं खुले, या चलो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं एक्सॉन का और समझते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में। तो ये एक्सॉन है, एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन टर्मिनस है, और एक्सॉन हिलॉक पर और थ्रू आउट द एक्सॉन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट है। इनके गेट मान लीजिए एक्शन पोटेंशियल मूव करते करते यहां से यहां पहुंचा है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल मूव करते हुए यहां तक पहुंचा, और यहां तक जैसे ही पहुंचा तो इसका मतलब उस समय सोडियम एंटर कर रहे होंगे यहां पर,
और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आगे वाले चैनल तो अभी भी नॉर्मल कंडीशन में होंगे। आगे वाले चैनल तो अभी भी नॉर्मल कंडीशन में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो -60 मिली वोल्ट है। तो इन चैनल्स को तो कुछ पता नहीं है, ये तो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। एक्शन पोटेंशियल यहां से जंप करते हुए अभी यहां तक पहुंचा है, इस चैनल तक पहुंचा है, यहां तक। और इस चैनल के एक्टिवेशन गेट ओपन है और इनएक्टिवेशन गेट तो पहले से ही ओपन थे। सोडियम जब एंटर करेगा तो सोडियम इस चैनल को तो ओपन कर सकता है, पर आप देखोगे कि सोडियम चैनल आधे रास्ते से वापस एक्शन पोटेंशियल पीछे की तरफ कभी नहीं लौट सकता। यानी ये कभी इस चैनल को एक्टिवेट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? एक्शन पोटेंशियल हमेशा आगे की तरफ ही रन क्यों करता रहता है? एक्सॉन टर्मिनस की तरफ ही क्यों रन करता रहता है? एक्सॉन टर्मिनस की तरफ रन करने का एक बड़ा रीजन ये है कि जब एक्शन पोटेंशियल इस चैनल तक पहुंचे थे, जिसको हमने अभी हाईलाइट किया है येलो वाले चैनल तक, तो उसके पीछे वाला चैनल तब तक तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही था, है ना? हम कहते हैं ना कि जैसे ही सोडियम एंटर करता है और वोल्टेज इधर +60 पहुंचा था, तो ये कैसे हो गए थे? तुरंत इसके इनएक्टिवेशन गेट इस समय क्लोज हो गए थे, है ना? यहां पर तुरंत इनएक्टिवेशन गेट, सॉरी ये एक्टिवेशन गेट है, इनएक्टिवेशन गेट इधर क्लोज हो गए थे। इसका मतलब ये चैनल अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में है और इसके पीछे वाला चैनल ये अभी नॉर्मल हो रहा है, पर पूरी तरह से नॉर्मल हो नहीं पाया है। मतलब मोर और लेस ये भी अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही है, अभी पूरी तरह से रिकवर हो नहीं पाया। यानी सोडियम एंटर करेंगे और सोडियम की एंट्री का इफेक्ट ये होगा कि यहाँ +60 मिली वोल्ट पोटेंशियल है, पर ये +60 मिली वोल्ट आगे जहां -60 एनवायरमेंट है उस तरफ तो थ्रेशोल्ड क्रिएट कर देगा, पर इस तरफ थ्रेशोल्ड क्रिएट करने के बावजूद भी इवन थ्रेशोल्ड क्रॉस क्यों ना कर जाए, हो सकता है यहां पर +10 एनवायरमेंट क्यों ना पहुंच जाए, पर इस +10 वाले एनवायरमेंट जो कि थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा है, पर थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा होने पर भी पीछे वाले चैनल नहीं खुल रहे, इसलिए नहीं खुल रहे क्योंकि पीछे वाले चैनल रिफ्रैक्टरी पीरियड में है। इसके और पीछे वाले चैनल तक जाते जाते सोडियम इतना ज्यादा डाइल्यूट हो चुका होगा कि वैल्यू बहुत कम हो गई होगी, पोटेंशियल में चेंज ज्यादा नहीं ला पाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, तो सोडियम कभी भी पीछे वाले चैनल को नहीं खोल पाएगा, हमेशा ये आगे वाले चैनल को ही ओपन करता रहेगा, क्योंकि पीछे वाले चैनल रिफ्रैक्टरी पीरियड में है। और उसके पीछे चैनल इसलिए नहीं खोल पाएगा क्योंकि वहां तक तो पहुंचते पहुंचते सोडियम का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, सोडियम बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। मींस ये ब्लू वाले चैनल से दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते, कब तक? जब तक कि ये वापस नॉर्मल ना हो जाए, तब तक इससे दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते, राइट? अब हम देखते हैं कि इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। जैसे ये चैनल अभी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड है और इसको कहा जा रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो देखो, रिफ्रैक्टरी पीरियड दो तरह के हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड।
देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हम कहते हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कैन नॉट या इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग this phase so that second action potential cannot generated even at high stimulus. चाहे जितना भी स्टिमुलस दे दो सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको एब्सोल्यूट कहा जा रहा है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ऐसा नहीं है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड if stimulus is strong. अगर स्टिमुलस स्ट्रांग है तब तो जनरेट किया जा सकता है, अदरवाइज सेम स्ट्रेंथ के स्टिमुलस से सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं किया जा सकता। तो हम कह रहे हैं सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जनरेटेड with same strength of stimulus. सेम स्ट्रेंथ स्टिमुलस से जनरेट नहीं किया जा सकता। असल में ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन सा समय होता है? दिस इज ड्यूरेशन ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। ड्यूरेशन ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, राइट? अब इसको समझते हैं, ग्राफ में समझ लेते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा टाइम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का होगा। ग्राफ में देख करके कैसे पता चलेगा? एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ तो आपने देखा ही है। अब वहां पर हम पता लगाते हैं कि कौन सा हाइपरपोलराइजेशन का ड्यूरेशन है और कौन सा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का ड्यूरेशन है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि हाइपरपोलराइजेशन का ड्यूरेशन तो ये वाला है। इस ग्राफ को अगर मैं और भी ज्यादा स्लोप बना दूं, ये वाली फेज हाइपरपोलराइजेशन का ड्यूरेशन, और इसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इसका कैसे मतलब हुआ इसको हम समझते हैं। जबकि इसको भी हम थोड़ी देर में एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जबकि ये वाला टाइम जहां आप देखोगे ये पीक वाला ड्यूरेशन है, ये तो अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। पीक वाले ड्यूरेशन को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है, यानी यहां से यहां तक के ड्यूरेशन को, जहां पर ये ये ड्यूरेशन ये सेकेंड एक्शन पोटेंशियल इस दौरान जनरेट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे फेज में तो खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा रहा है
और आधे में एक्शन सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड है। तो भला सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे किया जाए? ये तो खुद ही एक्शन पोटेंशियल वाली फेज है ना। और एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, मान लीजिए एक बार जनरेट हो गया, तो ये जो छोटी सी फेज है, इस दौरान यहां एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, सेकेंड एक्शन पोटेंशियल एट द सेम टाइम जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय तक तो सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो चुके हैं। इन दो फेजेस को देखें, 1 और 2, जिसमें 1 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड and second is relative refractory period। अब ये टाइम की एक्सेस है, इसलिए इसको कहा गया है कि टाइम ड्यूरेशन फॉर इनएक्टिवेशन पीरियड एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर हाइपरपोलराइजेशन। और यहां पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इन मिलीवोल्ट। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में हम कह रहे हैं कि सेकेंड एक्शन पोटेंशियल अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दो तब तो जनरेट किया जा सकता है, अदरवाइज सेम स्ट्रेंथ से सेकेंड स्टिमुलस जनरेट नहीं किया जा सकता। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में जैसा हम बात कर रहे थे उसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है। और अगर आपने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस ऑफ +40 मिलीवोल्ट, तो क्या हुआ? तो हम कह रहे हैं कि ओवरऑल पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा? -30 मिलीवोल्ट का, यानी ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -30 मिलीवोल्ट। और अगर कहीं पर -30 मिलीवोल्ट हो गया तो हम इसको कह देंगे ये तो थ्रेशोल्ड है, दिस इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और अगर ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया जाएगा, राइट? दिस इज, इफ दिस इज थ्रेशोल्ड तो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। पर ये फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल है जो रेस्टिंग पोटेंशियल पर थ्रेशोल्ड पहुंचा करके जनरेट किया गया था। अब हम कह रहे हैं देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड काम कैसे करता है, क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड की मतलब ड्यूरेशन को। हमने कहा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड हाइपर पोलराइजेशन की ड्यूरेशन है, राइट? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो -70 था। अब हाइपर पोलराइजेशन मतलब फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद उस जगह पर हाइपर पोलराइजेशन हो गया होगा। क्यों हो गया होगा ऐसा हम खूब बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि +60 पर पहुंचते ही, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, +60 पर पहुंचते ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो गए थे, जिनसे पोटेशियम बड़ी तेजी से बाहर भागा था और नतीजा उसका क्या हुआ था? हाइपरपोलराइजेशन। तो अब हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में है, हाइपर पोलराइजेशन -80 मिलीवोल्ट। अब सेम स्ट्रेंथ के स्टिमुलस से देखो, सेम स्ट्रेंथ का मतलब जो पहला स्टिमुलस था +40 वाला, इसमें अगर स्टिमुलस वही +40 का रखा गया तो चेंज ओवरऑल कितना आएगा? -40 मिलीवोल्ट। और -40 मिलीवोल्ट पर क्या थ्रेशोल्ड जनरेट हो सकता है क्या? क्या -40 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड है? कमेंट करके बताओ।
थ्रेशोल्ड तो -30 होता है, तो -40 थ्रेशोल्ड तो नहीं है, ये थ्रेशोल्ड से कम है या ज्यादा? जल्दी से बताओ, ये थ्रेशोल्ड से कम है या ज्यादा? थ्रेशोल्ड से कम है, राइट? गुड, थ्रेशोल्ड से कम है, तो मींस दिस पोटेंशियल इज बिलो थ्रेशोल्ड। अगर बिलो थ्रेशोल्ड है पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जनरेटेड। और यही तो हम इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड है तो सेम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देने पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। तो पहले देखो स्टिमुलस +40 थी, अभी मतलब +40, पहले भी +40 थी, पहले +40 पर जनरेट हो गया था पहली बार, पर पहली बार जनरेट होने के बाद जब मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो गई तब उसी +40 पर अब जनरेट नहीं हो पा रहा है। दैट इज व्हाई वी वर सेइंग दैट with same strength of stimulus, second action potential cannot generated. But if the stimulus strength is stronger, then what would happen? Let's see. Suppose again the condition is hyperpolarized. And the membrane potential was -80 millivolt as it was earlier. But now the stimulus is stronger. Which is of +50 millivolt. And +50 millivolt is comparatively stronger than that of earlier stimulus. This is +50 millivolt, and earlier it was +40 millivolt. Now what would happen? This will be -30 millivolt, and -30 millivolt is threshold. Again threshold potential. Now second action potential generated. So that is what we were saying, that if the stimulus strength is stronger, second action potential can be generated. Otherwise it cannot generated. ठीक है, सिंपल सा है कि -30 तो थ्रेशोल्ड निकला और इसलिए सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और यही बात अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में पढ़ते तो आप कितना भी स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर दो, जब सोडियम चैनल ही इनएक्टिवेटेड हैं, जिनके थ्रू सोडियम आना है, जब वही इनएक्टिवेटेड है तो फिर कभी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। नाउ एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ में अगर हम देखें कि इस ग्राफ के अंदर किस किस फेज में क्या क्या होता है, और इसके एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ को सपोज हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा ये टाइम की एक्सिस है और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इन मिलीवोल्ट। एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ को सिर्फ इतना सही तो है, एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ ये है और ये वाला है। एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो ये वाला फेज है फर्स्ट हाफ और अर्ली एक्शन पोटेंशियल फेज। अर्ली फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जहां पर आपको सोडियम परमिबिलिटी
हाई मिलेगी। पर ये वाला फेज, ये वाला जो फेज है यहाँ पर, दिस इज सेकेंड हाफ। अर्ली फेज मतलब ये फर्स्ट हाफ है। दिस इज सेकेंड हाफ ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और यहां पर आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम परमिबिलिटी इज वेरी हाई। स्टिमुलस अगर -60 मिली वोल्ट हो तब क्या होगा? कुछ नहीं, माइनस वाले एनवायरनमेंट में और ज्यादा माइनस आ जाएगा तो फिर तो और गड़बड़ हो जाएगा बुशरा। देखो, माइनस वाले एनवायरनमेंट में स्टिमुलस अगर पॉजिटिव वाला आएगा तो ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। माइनस वाला आ जाएगा तब तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। माइनस यानी सेल का इंटीरियर माइनस था, पहले से ही -70 था, आप कह रही हैं कि -60 हो जाए, स्टिमुलस -60 मिली वोल्ट का हो। -60 मिली वोल्ट का मतलब माइनस वाले एनवायरनमेंट को और ज्यादा माइनस बना देगा। -70 पहले से, उसके ऊपर -60 और, तो ऐड कर दो, माइनस माइनस 60 70 कितना हो गया? 130। -130 मिली वोल्ट इंटरनल वाला पोटेंशियल हो जाएगा। और ऐसे में फिर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा हाइपर पोलराइज हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, एक्शन पोटेंशियल कभी भी जनरेट नहीं करेगा इस स्टिमुलस से। नाउ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू एक्सॉन हमने देखा। कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू एक्सॉन इज डिपेंडिंग अपॉन, किन बातों पर डिपेंड करता है? वैसे तो हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक। आप देखोगे तो एक्सॉन हिलॉक से एक्सॉन टर्मिनस की तरफ, फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक टू एक्सॉन टर्मिनस तक, ये यहां तक एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। इसका क्या कारण है? जैसे अभी तक हमने रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात कही कि पीछे लौट पाना एक्शन पोटेंशियल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीछे वाले चैनल तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में बैठे हैं। एक्शन पोटेंशियल कीप ऑन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक टू द एक्सॉन टर्मिनस। तो एज वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वुड बी द रीजन, तो हम कह रहे हैं द फर्स्ट रीजन इज, पहली बात तो यानी ऐसा क्यों है कि साइकिल एक किनारे से दूसरे किनारे तक ही गिरती हुई जाती है? हम कह रहे हैं क्योंकि उसको धक्का ही एक किनारे पर दिया जाता है, राइट? तो हम कह रहे हैं कि केमिकल सिनेप्सिस इसका रीजन है, पहला वाला। केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है डेंड्राइट वाले एंड से, यानी कि एक्सॉन हिलॉक पर जनरेट करता है। केमिकल सिनेप्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल generated at axon hillock, यहां से स्टार्टिंग होती है और इसीलिए एक्शन पोटेंशियल ओपन होता, ट्रेवल करता करता एक्सॉन हिलॉक पर जाता है ना? ये तो हो गई एक एंड पर ही जनरेट होता है। दूसरा, अगर जनरेट हो गया तो पीछे क्यों नहीं लौटता है? तो हम दूसरा रीजन बता रहे हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड की आफ्टर generation of action potential, voltage gated sodium channel undergo refractory period.
so that action potential is cannot be reversed. मतलब दो बातें आपसे पूछी गई थी कि ऐसा क्यों होता है कि एक्शन पोटेंशियल हमेशा एक एंड से दूसरे एंड पर ही जनरेट होता है, क्यों होता है कि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है। उसका रीजन था जनरेशन की जगह ये है, -30 मिलीवोल्ट पहली बार थ्रेशोल्ड यहीं पर मिला था। इसका कारण है डेंड्राइट से आने वाले सोडियम, इन्होंने मिल करके पोटेंशियल अगर थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दिया तो इस किनारे पर थ्रेशोल्ड मिलने पर एक्शन पोटेंशियल इसी किनारे जनरेट होगा। और दूसरा था कि अगर आगे तक ट्रेवल कर गया तो पीछे क्यों नहीं लौट रहा है। हम कह रहे हैं क्योंकि पीछे वाले चैनल तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में जा चुके थे। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए एक सवाल कि क्या हो, ये क्वेश्चन है, क्या हो अगर एक्शन पोटेंशियल को बीच में कहीं जनरेट कराने की कोशिश की जाए, यानी थ्रेशोल्ड अगर न्यूरॉन के बीच में दे दिया जाए तो क्या होगा। कि कोई न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन को यहां से हमने स्टिमुलेट किया थ्रेशोल्ड दे करके। अब बताओ एक्शन पोटेंशियल किधर से इधर की तरफ ट्रेवल करेगा। ये वाला एंड इसका ए है, ये वाला एंड इसका बी है, ठीक है। स्टिमुलस दिया है सी एंड पर। अब आप को ये बताना है, नहीं इसको बी कर देते हैं, ए बी और सी। अब आप बताओ कि किधर की तरफ मूव करेगा। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों साइड मूव करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सी की डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मैं आपको ये बताऊं, जो थोड़ी देर पहले अगर आपने ज्ञान अर्जित किया है उसको कुछ लोगों ने तो समझा है, अच्छे से समझा है। कैसे समझा? कुछ लोग ये दिमाग लगा पा रहे हैं कि हाँ, अगर देखो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को कोई मतलब नहीं होता, सोडियम को किसी बात से कोई मतलब नहीं है। उसको अगर सोडियम चैनल नॉर्मल दिखाई देंगे तो थ्रेशोल्ड पहुंचने पर वो एक्शन पोटेंशियल उससे जनरेट करवाएगा ही करवाएगा। और जब ये न्यूरॉन अकेले चुपचाप बैठी थी तो इसके दोनों साइड वाले चैनल तो नॉर्मल स्टेट में थे, ठीक है। स्टिमुलेट अप्लाई किया, सोडियम भागे, कोई भी रिफ्रैक्टिव पीरियड में नहीं बैठा था, सारे नॉर्मल थे। लेकिन सोडियम एंटर करेगा, सोडियम इधर की तरफ डिफ्यूज करेगा, इधर की तरफ भी डिफ्यूज करेगा, दोनों तरफ के सोडियम चैनल ओपन होंगे, इधर से इधर भी ओपन होता चला जाएगा, इधर से इधर भी ओपन होता चला जाएगा। हम कहते हैं नेचुरल कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता। नेचुरल कंडीशन में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि नेचुरल कंडीशन में तो शुरुआत एक्सॉन हिलॉक से होती है ना, और एक्सॉन हिलॉक से पोटेंशियल आगे बढ़ता है, पर पीछे वाले रिफ्रैक्टिव पीरियड में जाते जाते हैं, क्योंकि वहां से एक बार जनरेट हो चुका था एक्शन पोटेंशियल। ये तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि जहां पर न्यूरॉन को जानबूझ करके बीच से स्टिमुलेट किया जा रहा है, और उस दौरान तो सारे सारे चैनल उसके नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं। जब नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं तो सोडियम डिफ्यूज होगा दोनों डायरेक्शन में, तब तो दोनों साइड के चैनल खुलने चाहिए। हम कहते थे नॉर्मली नेचुरल कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि पीछे वाले रिफ्रैक्टिव पीरियड में बैठे थे, पर ये तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है ना। यहां पर तो पहली बार ही जनरेट किया जा रहा है, न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जा रहा है, वो भी बीच से। इसका मतलब बी से सी की तरफ और सी से ए की तरफ दोनों साइड में एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट करेंगे, क्योंकि कोई भी रिफ्रैक्टिव पीरियड में यहां नहीं बैठा था। अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता तब तो ऐसा होता, और रिफ्रैक्टिव पीरियड में कब होता? जब पहली बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुके होते, और वो भी कुछ समय के लिए। रिफ्रैक्टिव पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.1 सेकेंड।
इसलिए यहां पर दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब समझ में आया? रेशमी, अंशुमी, शुभांगी, आप लोग समझ में आया क्यों आप लोग कह रहे थे कि सी डायरेक्शन में होगा? है ना? सी डायरेक्शन में तो नहीं होगा, ये दोनों डायरेक्शन में होगा, केवल सी में नहीं, बोथ ए एंड सी, दोनों डायरेक्शन। अब ये तो मजबूरी थी वहां की, मतलब साइकिल स्टैंड पर खड़ी साइकिल को आप बीच से जाके धक्का दो दोनों तरफ, तो दोनों साइड की साइकिल गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड की साइकिल स्टैंड पर खड़ी है। हम कह रहे थे कि अगर आपने साइकिल एक किनारे से गिराई है और साइकिल गिरते गिरते बीच तक आ गई, तो अब साइकिल आगे वाली ही गिरती जाएगी, पीछे वाली नहीं गिरेगी, क्योंकि पीछे वाली तो ऑलरेडी गिर चुकी है ना। उसको तो जब तक वो नहीं गिराई जा सकती, जब तक उसको उठा करके वापस स्टैंड पर ना लगा दें, और वही टाइम तो रिफ्रैक्टिव पीरियड था। और ऐसा तो नॉर्मल कंडीशन में होता था, नेचुरल कंडीशन में। और हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमने साइकिल को जाके स्टैंड के बीच से दोनों तरफ से धक्का दिया, अब दोनों तरफ की साइकिल गिरती चली जाएगी। ठीक है? रचना, यही तो मैं बताया कि यूनिडायरेक्शनल का कारण क्या है। यूनिडायरेक्शनल का कारण ये है कि हमेशा पोटेंशियल नेचुरल कंडीशन में एक किनारे से ही स्टार्ट होता है जनरेट होना, वो भी एक्सॉन हिलॉक वाला एंड। वही साइकिल स्टैंड वाली जो बात कह रहा हूं उससे समझो, समझ में आएगा कि हमेशा नेचुरल कंडीशन में साइकिल को एक किनारे से ही गिराया जाता है, तो एक एंड से गिरते गिरते दूसरे एंड तक पहुंचती है। और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जब आप न्यूरॉन को बीच से जाकर के स्टिमुलेट करो, यानी साइकिल स्टैंड पर रखी साइकिल्स को बीच से जाकर के गिराओ, तो फिर दोनों साइड की साइकिल्स गिरना शुरू हो जाएंगी। तो हमने जानबूझ करके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में न्यूरॉन को बीच से स्टिमुलेट किया है। और बीच से स्टिमुलेट किया गया है जब सारे सारे चैनल नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं, कोई भी इनएक्टिवेटेड नहीं है ना। अगर इनएक्टिवेटेड होते तब तो हम कहते कि इंपल्स बैकवर्ड मूव डायरेक्शन में मूव ना करती। पर जब कोई इनएक्टिवेटेड फेज में है ही नहीं, सब अपनी नॉर्मल कंडीशन में बैठे थे, तब सोडियम एंटर करने के बाद तो दोनों साइड ही डिफ्यूज होता है ना। और दोनों साइड डिफ्यूज होगा तो दोनों साइड के चैनल को खोल देगा। ठीक है? वो तो नेचुरल कंडीशन था जहां आधे रास्ते तक पहुंचने पर अगर सोडियम जैसे एंटर करता था, वो डिफ्यूज तो दोनों डायरेक्शन में होता था, पर पीछे वाले चैनल को नेचुरल कंडीशन में खोल नहीं पाता था, क्योंकि पीछे वाले चैनल तो अभी भी इनएक्टिवेटेड थे और आगे वाले चैनल ही नॉर्मल थे। यहां तो सारे चैनल नॉर्मल हैं। जब सारे चैनल नॉर्मल हैं तो सबको ओपन कर सकता है। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। किन बातों पर डिपेंड करता है? इज डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्शन कम होगा। लेंथ अगर ज्यादा है न्यूरॉन का तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा यानी जितनी लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्शन उतना कम होता जाएगा। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस is inversely proportional to speed of conduction. ये बिल्कुल ओम्स लॉ जैसा है। तो न्यूरॉन में इंपल्स का कंडक्ट होना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे वायर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, कि अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। यानी एक ये न्यूरॉन है,
और एक ये न्यूरॉन है। छोटी मोटी न्यूरॉन, पतली लंबी न्यूरॉन, इनमें रेजिस्टेंस ज्यादा कहां पर होगा? छोटी मोटी न्यूरॉन में, क्योंकि लेंथ कम है और डायमीटर ज्यादा है। ऐसे में रेजिस्टेंस कम होगा, यानी इस न्यूरॉन की कंडक्शन स्पीड ज्यादा है। यहां तो लेंथ भी ज्यादा है और डायमीटर भी कम है। ऐसे में रेजिस्टेंस ज्यादा है और तब कंडक्शन कम होगा, कंडक्शन स्पीड कम होगी। इन केस ऑफ वर्टिब्रेट, के केस में एक और फैक्टर है जो कंडक्शन स्पीड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कंडक्शन स्पीड is also depends upon माइलिनेशन। माइलिनेशन के ऊपर कंडक्शन स्पीड काफी ज्यादा डिपेंड करती है। और माइलिनेशन, कोई भी माइलिनेटेड न्यूरॉन है और कोई अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करो तो माइलिनेटेड न्यूरॉन की जो कंडक्शन स्पीड होगी माइलिनेटेड न्यूरॉन की ज्यादा होगी और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की कंडक्शन स्पीड कम होगी। तो होता क्या है कि कोई भी माइलिनेटेड न्यूरॉन है, यहाँ कंडक्शन स्पीड ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसका रीजन है साल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूअस एक्शन पोटेंशियल होता है। अब साल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल क्या है? साल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल कूद कूद करके चलता है, जंप करके चलता है। यानी माइलिनेशन करता क्या है? कोई एक्सॉन है और एक्सॉन पर सपोज माइलिनेशन है, हम कह रहे हैं कि एक्सॉन पर यहां पर माइलिनेशन है और इस माइलिनेशन की वजह से जहां जहां माइलिन शीथ है वहां वहां पर किसी भी तरीके के कोई भी ट्रांसपोर्टर चैनल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि चैनल सिर्फ इसी ओपन एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला ओपन एरिया क्या है? नोड ऑफ रैनवियर। ये है नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। नोड ऑफ रैनवियर ही अकेला कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ चैनल्स, यहां पर ही चैनल प्रेजेंट होते हैं, जबकि माइलिन शीथ पर कोई चैनल प्रेजेंट नहीं है।
मालिन शीथ ये इंक्रीज कर रही है मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को, इंक्रीज मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस फॉर आयंस। देखना, इस बात को समझना, मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस बढ़ाने का क्या मतलब है। मतलब मेम्ब्रेन को आयंस क्रॉस नहीं कर सकते, तो मेम्ब्रेन के लिए रेजिस्टेंस बढ़ा रही है। यानी जो सोडियम यहां से एंटर कर रहे हैं उनके निकलने का रास्ता यहां नहीं है, वो देर तक और दूर तक अपना असर दिखा पाएंगे, और इसलिए एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट हुआ, अगला एक्शन पोटेंशियल सीधे जंप करके यहां पर दिखाई देगा, अगला एक्शन पोटेंशियल जंप करके यहां पर दिखाई देगा। जो यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था उसका नतीजा यहां पर मिला था। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जंपिंग मैनर में चल रहा है फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर। यहां पर आपको याद ये रखना है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ता, मेम्ब्रेन का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्शन उससे बढ़ जाएगा। मेम्ब्रेन का रेजिस्टेंस बढ़ने से कैसे कंडक्शन बढ़ रहा है? अभी तक तो हम कह रहे थे कि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो कंडक्शन कम होगा। हम रेजिस्टेंस किसकी बात तब कर रहे थे? हम एक्सोनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, एक्सोन के अंदर, राइट? एक्सोन के अंदर रेजिस्टेंस कब बढ़ता है उसकी बात अलग है, लेकिन मेम्ब्रेन पर अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है इसका मतलब ये हुआ कि मेम्ब्रेन को इंसुलेट कर दिया गया है। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दो तो उसके अंदर एंटर आयन बाहर नहीं निकल पाएंगे और अपना देर तक दूर तक प्रभाव दिखाएंगे और एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ जाएगा तेजी से। जबकि यहां पर क्या था, यहां तो हर जगह हर चैनल को बेचारे को जनरेट करना पड़ता। देखो यहां पर देखो, 3 एक्शन पोटेंशियल में एक्सॉन का इतना एरिया क्रॉस हो गया, राइट? और किसी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में देख लो, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर देख लो जरा, सेम एरिया क्रॉस करने के लिए कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ रहा है? ज्यादा जनरेट करना पड़ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि कंडक्शन स्पीड माइलिनेशन पर भी डिपेंड करता है। यहां पर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, और एक तो ये भी समस्या है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करो सोडियम अंदर आता है तो पीछे से पोटेशियम भाग जाता है, और इवन सोडियम पोटेशियम पंप भी लगे हुए हैं, वो भी सोडियम को और सोडियम को वापस बाहर पोटेशियम को अंदर ला रहे होते हैं। लेकिन आयंस का लॉस वहां बहुत ज्यादा होने की संभावना है, जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन में ऐसी संभावना बहुत कम है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए आयन को जाने से कोई रोक ही नहीं रहा है और आयन चला जाता है, अपना प्रभाव ही नहीं दिखा पाता। तो आयन लॉस्ट इजली। मेम्ब्रेन का इस न्यूरॉन का कैपेसिटेंस ज्यादा नहीं होगा और स्पीड इसकी कम होगी। यहां पर कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा थ्रू एक्सॉन, जिसके लिए ज्यादा एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, एंड दिस इज केबल प्रॉपर्टी of neuron. This is cable property of neuron, known as cable property of neuron. यानी केबल प्रॉपर्टी न्यूरॉन की क्या है? जैसे वायर में लगातार 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 करंट का फ्लो होता रहता है, वैसे यहां पर फ्लो हो रहा है।
जबकि यहाँ पर सॉल्टेटरी एक्शन पोटेंशियल है, नोड ऑफ रैनवियर पर ही चैनल प्रेजेंट है, तो हम कह रहे हैं एक्शन पोटेंशियल इज जंपिंग फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर to another node of Renvier. इसका मतलब किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल, कंडक्शन स्पीड is depends upon किन किन बातों पर, तो हम कह रहे हैं अब तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से लेंथ पर, अगर लेंथ ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी डायमीटर जिसको आप बोल रहे थे, ये ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। माइलिनेशन अगर ज़्यादा है तो भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो भी स्पीड बढ़ जाएगी। अब टेम्परेचर कहाँ से आ गया? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, इसलिए स्पीड बढ़ जाएगी। यानी जो सोडियम को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था वही सोडियम अब तेज़ी से आ जाएगा। तो जैसे जैसे डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा वैसे वैसे कंडक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। यानी एक आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आया था, ऐसे 4 पीक दे रखी थी, कहा गया था कि मान लीजिए ये कोई न्यूरॉन है और न्यूरॉन को यहाँ से स्टिमुलेट किया जाता है। सपोज यहाँ से स्टिमुलेट किया गया और स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पर बैठ करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा था कि बताइए, मान लीजिए ये स्टिमुलेशन रिकॉर्डिंग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। उसमें एक्सपेरिमेंट में बता रखा था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ था, तो ग्राफ ऐसे मिला था, पीक ए मिली थी, बी मिली थी, फिर सी मिली थी और फिर डी मिली थी, ए बी सी डी। फिर कह रहे थे कि अगर मान लीजिए यही एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता तो क्या होता? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर कम कर दिया। कम टेम्परेचर करने पर क्या होता है? डिफ्यूजन कम होता है, तो आयन आसानी से न्यूरॉन के अंदर नहीं जा पाएंगे, आसानी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, आसानी से डीपोलराइजेशन नहीं होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग पीक मिल रही थी वो तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, मतलब उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है। बी वाली पीक और कमजोर हो जाएगी, सी वाली पीक और कमजोर हो जाएगी, डी वाली हो सकता है गायब ही हो जाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिफ्यूजन ही कम हो रहा था। जब डिफ्यूजन ही कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्शन की स्पीड कम होगी, साथ ही साथ डीपोलराइजेशन भी कम हो जाएगा। सारी पीक कम मिलने लगेंगी और जो पहले से ही कम थी जैसे डी वाली पीक हो सकता है गायब ही हो जाए। दिव्या कह रही है कि सर रिपीट कर दीजिए माइलिनेशन को। माइलिनेशन का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल, देखो जंप कर करके चल रहा है, कूद कूद करके चल रहा है। कूद कूद करके चलने का मतलब दौड़ना होता है। तो आप पैदल चल रहे हो, कंटिन्यूअसली चल रहे हो, ज्यादा एरिया क्रॉस करना पड़ेगा आपको, है ना, ज्यादा जगह पाँव रखने पड़ेंगे आपको। तो कूद, आप कहीं शॉपिंग के गए, पैदल गए तब जल्दी पहुंचोगे, या कूद कूद करके यानी जंप करके चलोगे तब जल्दी पहुंचोगे? ऑब्वियस सी बात है, एक पैर यहाँ रखा एक पैर वहां रखा, कूद गए तब ज्यादा जल्दी पहुंचोगे। न्यूरॉन में यही, माइलिनेटेड न्यूरॉन में यही हो रहा है कि एक्शन पोटेंशियल जंप करते हुए आगे बढ़ रहा है और इसलिए
देखो एक्शन पोटेंशियल यहां पर आ गया है, ये वापस पीछे तो नहीं जा सकता क्योंकि पीछे वाले चैनल तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में बैठे होंगे। ये बढ़ेगा आगे ही, पर आगे जब बढ़ेगा तो जंप करते हुए बढ़ेगा, एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर की तरफ बढ़ेगा। क्यों? और हाँ, हम कह रहे हैं कि अपना प्रभाव ये देर तक और दूर तक दिखा पा रहा है क्योंकि आयंस के लॉस नहीं हो रहे हैं। तो जो भी सोडियम आयन है वो जब ज्यादा भाग नहीं पाएगा न्यूरॉन के बाहर, या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बाहर भाग नहीं पाएंगे, तो डीपोलराइजेशन का इफेक्ट काफी ज्यादा देर तक रहेगा। तो ये भी हम कह सकते हैं, अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन में और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में अगर आप एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन की बात करते हो तो उसमें एक लाइन जरूर ऐड कर लेना कि यहां पर देयर इज नो डिक्रीमेंटल लॉस थ्रू आउट कंडक्शन। कंडक्शन में कोई डिक्रीमेंटल लॉस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंडक्शन कमजोर पड़ता जाएगा। कंडक्शन जहां से जनरेट हुआ है वहां से लेकर के एंड तक सेम रहेगा। पर कंटिन्यूअस न्यूरॉन में डिक्रीमेंटल लॉस कैन बी सीन इन कंडक्शन। कंडक्शन में डिक्रीमेंटल लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये बात थी माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की। डिक्रीमेंटल लॉस का मतलब सिग्नल आगे जाते 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 कमजोर पड़ता जाए तो हम कहते हैं डिक्रीमेंटल लॉस, और कमजोर ना पड़े तो हम कहते हैं कि ये तो यूनिफॉर्म कंडक्शन टाइप की बात हो गई, कि जब से जनरेट हुआ है तब से लेकर के एंड तक उसकी स्ट्रेंथ सेम ही है। जबकि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है वहां पर तो कंडक्शन कमजोर पड़ता जाता है और हो सकता है एंड तक कई बार पहुंचे ही ना। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन जैसे जैसे जा रहा है लॉस्ट होते जाते रहे, और लॉस्ट होते जा रहे हैं तो मतलब हो सकता है कि एंड तक एक्शन पोटेंशियल पहुंच ही ना पाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है। खैर, यहां से जब हमने एक्शन पोटेंशियल की बात करी थी तो यहां पर हमने कहा था कि शायद कोई दूसरा न्यूरॉन है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा होगा और पास में बैठा कोई न्यूरॉन इसको रिसीव कर रहा होगा। जनरली एक न्यूरॉन एक ही टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर बना करके रिलीज कर पाते हैं, पर वो रिसीव कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हजारों डेंड्राइट है और हर डेंड्राइट एक अलग न्यूरॉन से सिनेप्स बना सकती है। मतलब यहां से सेम न्यूरॉन, ये न्यूरॉन नंबर ए है, ठीक है, या ये न्यूरॉन नंबर चलो एक्स इसको बना दे रहे हैं। न्यूरॉन नंबर एक्स, न्यूरॉन ए, न्यूरॉन बी और न्यूरॉन सी, इन तीन जगह से अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर रही होगी। पर इन सब के रिस्पॉन्स में न्यूरॉन जनरेट सिर्फ एक ही टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर को करेगी। यहां से सिग्नल आ रहे होंगे, यहां पर पहुंचा, यहां से सिग्नल पहुंचा और कुछ सिग्नल यहां से पहुंचा।
पर जो भी था, अगर ओवरऑल -30 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पहुंच गया, तब तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया जाएगा। ये वाली जगह, यहां से यहां तक, यहां पर जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। और ये वाली जगह जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने की वजह से, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल खुलने की वजह से सोडियम अंदर आ रहे थे, ये जगह होती है ग्रेडेड पोटेंशियल की। देखो, क्योंकि इस चैनल पर जब न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट किए जा रहे थे, हो सकता है यहां से ग्लूटामेट जनरेट किए जा रहे हों, और ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और एक्साइटेटरी का मतलब आप समझते हो कि ये सोडियम की एंट्री को अलाउ करेगा और पॉजिटिव चेंज ले आएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर पॉजिटिव चेंज ले आएगा। मान लीजिए ये +10 का चेंज ला रहा है या +20 का चेंज ला रहा है। -30 वाले एनवायरमेंट, -70 वाले एनवायरमेंट में, मान लीजिए यहां पर -70 का एनवायरमेंट है, और +20 तो किसकी वजह से आ रहा है? ग्लूटामेट की वजह से +20। फिर यहां पर पता चला, यहां पर गाबा रिलीज हो रहा है, और गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ग्लूटामेट था, ये एक्साइटेटेड था। क्यों? क्योंकि यहां से सोडियम अलाउ होते थे, सोडियम की एंट्री को अलाउ करता था, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चेंज लाता था। गाबा तो उल्टा काम कर रहा है, गाबा तो उल्टा क्लोराइड को ला रहा है। अब अंदर तो माइनस वाला एनवायरमेंट है, क्लोराइड और अंदर जा रहे हैं, तब तो ये हाइपर पोलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा। और मान लीजिए कि ज्यादा नहीं, पर -10 का चेंज ये ला रहा है। तब से इधर हमने देखा कि इधर एक एस्टिल कोलिन चैनल भी प्रेजेंट है। और एस्टिल कोलिन क्या कहता है? एस्टिल कोलिन कहता है कि यहां से चेंज सपोज +30 का आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक डेंड्राइट से सिग्नल आ रहे हैं +20 के, दूसरे से आ रहे हैं -10 के, तीसरे से आ रहे हैं +30 के। एक ही न्यूरॉन को 3 लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। ये किसकी बात मानेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा तीनों के समेशन पर। कहीं पर +20, कहीं पर -10, कहीं पर +30। कैसे? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की अमाउंट अलग अलग रिलीज हुई है, और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर चैनल को अलग अलग खोलेंगे। ठीक है, गाबा है वो क्लोराइड चैनल को खोलता है। अब कितने ज्यादा गाबा रिलीज हुए हैं, जितने ज्यादा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए होंगे, उतना ज्यादा क्लोराइड चैनल खुलेगा। या जितने ज्यादा एस्टिल कोलिन रिलीज हुए होंगे, उतना ज्यादा सोडियम चैनल खुलेगा, क्योंकि एस्टिल कोलिन भी सोडियम के चैनल को खोलते हैं, और सोडियम चैनल है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला चेंज लेकर के आएगा। तो दो सिनेप्स कहती हैं कि पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, और एक सिनेप्स कहती है कि नहीं, नेगेटिव चेंज आना चाहिए। पर अगर नेगेटिव सिनेप्स वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता, तो शायद उसकी बात मानी जाती। पर इस समय क्या किया जा रहा है? हम कह रहे हैं कि किसी की भी बात मानी जाए, पहले पोटेंशियल को सम कर लो। तो समेशन करते हैं इनका। हम कह रहे हैं कि ग्रेडेड पोटेंशियल की कुछ खास बातें हैं कि ग्रेडेड पोटेंशियल को सम किया जा सकता है। पहली बात तो ग्रेडेड पोटेंशियल की कुछ खास बातों में हम कहते हैं ये कम ज्यादा हो सकता है। तो इट मे बी ऑफ डिफरेंट ग्रेड, है ना? कभी +10, कभी +30, कभी आप देख रहे हो कुछ भी हो रहा है, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चैनल्स दैट इज ओपन, कितने चैनल ओपन है। दूसरा हम कह रहे हैं कि जहां पर चैनल खुले थे, उस जगह पर तो वोल्टेज काफी ज्यादा था, लेकिन दूर जाते जाते उसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो हम कह रहे हैं इसका डिक्रीमेंटल लॉस भी होता है फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन।
जो ओरिजिन वाली साइट है उससे दूर जाने पर डिक्रीमेंटल लॉस होता जाता है। इसी की वजह से जनरेट होता है थ्रेशोल्ड। लेकिन थ्रेशोल्ड से पहले लिख लो कि इसका समेशन हो सकता है। ग्रेडेड पोटेंशियल कैन बी सम। समेशन पॉसिबल होता है। और अभी वाले एग्जाम्पल में क्या है, समेशन कैसे है? समेशन ये है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना था? मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट। और -70 मिली वोल्ट में ग्लूटामेट क्या कहता है? ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि न्यूरॉन कौन सा था? न्यूरॉन ए। सिनैप्स ए इसको मान लेते हैं। सिनैप्स ए जहां ग्लूटामेट रिलीज किया था वहां से +20 मिलीवोल्ट का चेंज आता है। तो सिनैप्स बी जहां से गाबा रिलीज हुआ था वहां से -10 मिलीवोल्ट का चेंज आता है। और सिनैप्स सी जहां से एसिटिल कोलिन रिलीज हुआ था वहां से +30 मिलीवोल्ट का चेंज आता है। तो क्या अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या एक्सॉन हिलॉक पर थ्रेशोल्ड होगा? तो एक्सॉन हिलॉक पर थ्रेशोल्ड पहुंचेगा या नहीं, ये तब पता चलेगा। पहले इसको सम करते हैं। और सही बात है, एक्शन पोटेंशियल को सम किया ही जाता है। समेशन करने के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं। -70 में से +20 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? -50। पर -50 में से -10 करोगे तो -60 हो जाएगा। पर +30 ऐड कर दोगे तो फिर -30 हो जाएगा। ओवरऑल पोटेंशियल कितना हुआ? ओवरऑल पोटेंशियल after summation is -30 millivolt, and this -30 millivolt is threshold। और अगर थ्रेशोल्ड है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाएगा। पर मान लीजिए कि गाबा से -20 वाले सिग्नल रिलीज करते तो फिर कभी भी थ्रेशोल्ड जनरेट नहीं हो पाता और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब है, न्यूरॉन को जब आप काम कर रहे हो, कोई अभी भी इवन बैठे हो, तो न्यूरॉन को अलग अलग न्यूरॉन से सिग्नल मिल रहे हैं। आपके लर्निंग सेंटर को अलग अलग न्यूरॉन से सिग्नल मिल रहे हैं, पर आपका लर्निंग सेंटर बाकी जगह के न्यूरॉन को इनिबिट करके रखा है। तो बाकी इंफॉर्मेशन से अभी आपको ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उन सबको ग्लाइसिन गाबा भेज करके हाइपर पोलराइज कर दिया जा रहा है। और सिर्फ आपका अभी लर्निंग सेंटर एक्टिवेट है, जिसकी वजह से सिर्फ पॉजिटिव स्टिमुलेशन वहीं पर हो रहा है, वहीं पर सर्किट ऑन है और आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। अगर अभी डिस्टरबेंस हो जाए, कोई कुछ आ जाए, कोई आपसे कुछ बात करने लग जाए, आप घर पे बैठे हो, तो क्या होगा? तो होगा ये कि कोई दूसरा सर्किट ऑन हो जाएगा, वहां पर कोई स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे और उस सर्किट को ऑन कर देंगे। वहां से सिनेप्स वाली सिग्नलिंग होना शुरू हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल रन करेगा, आपके ब्रेन तक पहुंचना शुरू हो जाएगा और आपका ये लर्निंग सेंटर जो अभी आप पढ़ रहे हो, यहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है? क्योंकि यहां पर आप ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी वाले रिलीज फिर नहीं कर सकते। जहां पर आप ज्यादा एक्साइटेटरी सिग्नल रिलीज करोगे, उसी चीज को अच्छे से समझ सकते हो। यहां पर करोगे तो इसको अच्छे से समझ सकते हो, वहां पर करोगे तो उसको अच्छे से समझ सकते हो। है। हम कह रहे थे कि ग्रेडेड पोटेंशियल को सम किया जा सकता है। अब रही बात एक्शन पोटेंशियल की, तो एक्शन पोटेंशियल की कुछ खास बातें देख लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल ऑल और नन फिनोमिनन है। या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या तो जनरेट नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे? ऑल और नन फिनोमिनन।
के बाद हम कह रहे हैं कि एक तो इसका समेशन नहीं होता, दूसरी बात कि या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या तो जनरेट नहीं होगा। और यहां पर अगर जनरेट हो गया तो जनरेट डिक्रीमेंटल लॉस्ट नहीं होता, जब भी जनरेट होगा हर बार एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। जबकि ग्रेडेड पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड बदल रहा था, कभी +10 कभी +30 डिपेंडिंग अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। तो हम यहां पर यह भी एक लाइन लिख सकते हैं कि ग्रेडेड पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। यहां पर लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ graded potential is, अच्छा यहां पर तो लिखा ही है, पहली लाइन पर तो यही लिखा था ना, पहली लाइन पर यही लिखा था कि मे बी डिफरेंट ग्रेड, इसका मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। कभी ज्यादा डीपोलराइजेशन कभी कम डीपोलराइजेशन, ये डिपेंड करता है कितने चैनल खुले हैं। और एक्शन पोटेंशियल में ऐसा हम नहीं कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल में ग्रेडेड पोटेंशियल के जैसा नहीं होता, इसमें हर बार +60 अगर जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल तो +60 तक ही जाएगा, है ना। और हमने जैसा पहले बताया था कि एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग मसल्स में या सेल्स में अलग अलग हो सकती है। जैसे न्यूरॉन के अंदर हम देख रहे हैं +60 तक जा रहा है, तो हार्ट मसल्स में हो सकता है +30 तक ही जाए, है ना। तो एक्शन पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी ये डिपेंड करता है कि वहां के जो चैनल है सोडियम चैनल वो कितना सोडियम की एंट्री को अलाउ करते हैं। पर हाँ, एक टाइप का जो चैनल है, जैसे इस न्यूरॉन की बात करें, अगर यहाँ पर एक बार +60 मिलीवोल्ट जनरेट होता है पोटेंशियल, तो हर बार जितनी बार भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा हर बार +60 मिलीवोल्ट ही जनरेट होगा, इसके अलावा जनरेट नहीं होगा कभी भी कुछ और दूसरा। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है, यानी +60 है तो +60 ही रहेगा, +40 है तो +40 रहेगा, हर बार +40 ही जाएगा या +60 ही जाएगा डिपेंडिंग अपॉन सेल टाइप। लेकिन हाँ, फ्रीक्वेंसी वुड चेंज, यानी 5 एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड हो सकता है, 10 एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड हो सकता है, 12 एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड हो सकता है, 2 एक्शन पोटेंशियल भी पर सेकेंड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग अपॉन सिग्नल स्ट्रेंथ, कि जितना ज्यादा सिग्नल का स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, केवल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, है ना। एम्पलीट्यूड तो हर बार जैसे +60 जाता है तो +60 ही जाएगा। हाँ, अब एक्शन पोटेंशियल 1 सेकेंड में 2 बार जनरेट हो रहा है या 1 सेकेंड में 10 बार जनरेट हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। और यहां पर नो डिक्रीमेंटल लॉस, जितना वैल्यू आपको एक्सॉन हिलॉक पर मिलेगा उतना ही वैल्यू, यानी +60 अगर एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एक्सॉन हिलॉक पर मिलता है तो वही +60 वैल्यू अगर एक्सॉन टर्मिनस पर पहुंच रहा है तो एक्सॉन टर्मिनस पर भी मिलेगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। नाउ जैसे हम ग्रेडेड पोटेंशियल को कह रहे थे, तो ग्रेडेड पोटेंशियल को यहां पर जैसे जोड़ा है ना, ये ग्रेडेड पोटेंशियल को हम कहते हैं कि इसका समेशन 2 टाइप से हो सकता है, ग्रेडेड पोटेंशियल समेशन।
spatial summation and temporal summation. स्पेटियल समेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि अलग अलग न्यूरॉन से या अलग अलग सिनेप्स से सिग्नल आ रहे हैं, तो स्पेटियल समेशन मतलब सिंगल न्यूरॉन कैन रिसीव signal from different neuron. तो इसका मतलब इसको कहा जाएगा, और उन सबको अगर सम किया जाए तो इसको कहा जाएगा स्पेटियल समेशन। और ये क्या है टेम्पोरल समेशन? टेम्पोरल समेशन का मतलब एक न्यूरॉन केवल एक ही सिनेप्स से सिग्नल रिसीव कर रहा है, लेकिन डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिलीज कर रहे सिग्नल को सम किया जा रहा है। तो सिंगल न्यूरॉन receives signal from different neuron, sorry, from only one neuron, but at different time interval. यहाँ पर टाइम इंटरवल अलग अलग है ना? तो ये ठीक उस तरह से है कि जैसे आप धूप में बैठे हो सर्दियों में, अभी सर्दियों का समय भी है, आप धूप में बैठे हो तो शुरुआत में आपको पता नहीं चलता, पर थोड़ी देर बैठे रहो, यानी सिग्नल बार बार जैसे ही धूप आपके शरीर पर पड़ती रहेगी तो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन हैं हीट वाले, वो थोड़ी थोड़ी देर में सिग्नल रिलीज करते रहेंगे। सिग्नल सिनेप्स पर रिलीज करते करते, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सिग्नल सिनेप्स पर रिलीज हो रहा है, रिलीज करते 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 थोड़ी देर में और रिलीज होगा, थोड़ी देर में और रिलीज होगा, थोड़ी देर में और रिलीज होगा, इतना ज्यादा सिग्नल बढ़ जाएगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा पता लगा सोडियम चैनल खुलने लग गए। इतने ज्यादा सोडियम चैनल कि अब थ्रेशोल्ड खुल जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होगा और एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा, सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचेगा कि धूप लग रही है और आप वहां से कुर्सी हटा दोगे, कहीं दूर छांव में बैठ जाओगे। तो शुरुआत में बैठे थे तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप वहां से उठ के भाग गए। कैसे? क्योंकि शुरुआत में तो समेशन नहीं हुआ था ना, शुरुआत में धूप पड़ रही थी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए थे, पर जो थोड़े से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए थे वो थ्रेशोल्ड जनरेट कर पाने में सक्षम नहीं थे। पर आप थोड़ी देर तक बैठे रहे तो लगातार न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होने के कारण इतना ज्यादा सोडियम चैनल अब ओपन हो चुके हैं कि अब थ्रेशोल्ड जनरेट हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा। तो सिंगल न्यूरॉन सिग्नल रिसीव कर रहा है एक ही सिनेप्स से, लेकिन डिफरेंट टाइम इंटरवल पर उसको सम किया जा रहा है। अलग अलग टाइम के इंटरवल पर रिलीज किए हुए सिग्नल को सम किया जा रहा है टेम्पोरल समेशन में। जबकि स्पेटियल समेशन में क्या हो रहा है? एक ही समय पर अलग अलग न्यूरॉन से आ रहे सिग्नल को सम किया जाता है। यहां पर अलग अलग न्यूरॉन से आ रहे सिग्नल को सम किया गया था, जैसा थोड़ी देर पहले आपने देखा था, है ना? इसको सम किया जा रहा था। खैर जो कुछ भी हो, अगर इसका ग्राफ एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। यहां पर अगर स्पेटियल समेशन होगा तो क्योंकि अलग अलग सिनेप्स के सिग्नल को जोड़ा जाता है, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ सिनेप्स प्रेजेंट होंगे और यहां पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा।
जो रिसीव करने वाली न्यूरॉन है उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया होगा और नंबर ऑफ सिनेप्स दिया होगा। तो मान लीजिए पहली ये थ्रेशोल्ड है, और ये था रेस्टिंग पोटेंशियल। तो क्या हुआ कि पहले सिनेप्स से सिग्नल जनरेट हुआ पर थोड़ा कम जनरेट हुआ। सेकेंड सिनेप्स से सिग्नल जनरेट हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ पर थ्रेशोल्ड जनरेट नहीं हो पाया। पर अगर मान लो हम कह रहे हैं पहले सिग्नल को और दूसरे सिग्नल को जोड़ दो, तो सिग्नल इतना हो जाता है कि थ्रेशोल्ड मिल जाता है, और थ्रेशोल्ड मिलते ही फिर एक्शन पोटेंशियल फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है 1+2+3 भी लिखा रहा है, या हो सकता है ये रिप्रेजेंटेशन अल्फाबेटिकल भी हो, A+B+C+D इस तरह के समेशन दिए हों। और अगर न्यूरॉन A+B+C है या फिर 1+2+3 है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट न्यूरॉन को के सिग्नल को सम किया जा रहा है। ठीक है, पर अगर यहीं पर सिनेप्स में ये टाइम की एक्सिस हो, तो मान लीजिए ये टाइम की एक्सिस है और यहां पर बताया जा रहा है कि पहली बार सिग्नल जनरेट हुआ, दूसरी बार जनरेट हुआ, पर तीसरी बार थ्रेशोल्ड मिल गया और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। मतलब क्या हुआ इसका, ये वाला सिग्नल मान लीजिए ये थ्रेशोल्ड है और ये है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल और ये है थ्रेशोल्ड। यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलीवोल्ट में, और ये है टाइम की एक्सिस। इस बार नंबर ऑफ सिनेप्स नहीं दे रखा है इस एक्सिस पर, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। और यहाँ पर सिनेप्स नंबर ए, यहाँ पर कुछ समय थोड़ा 5 मिनट के बाद सिनेप्स नंबर ए, पर यहाँ पर पता चला कि A+A कर दिया, तो A+A करने से थ्रेशोल्ड मिल गया। यानी पहले मिनट में जो सिग्नल रिलीज किया गया था ए द्वारा और दूसरे मिनट में जो सिग्नल रिलीज किया गया था ए द्वारा, ये दोनों सिग्नल की स्ट्रेंथ को अगर इंडिविजुअली चेक करो तो ये सफिशिएंट नहीं है कि थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाए। लेकिन जब दोनों को यहाँ दोनों को सम किया पहले दूसरे मिनट के सिग्नल को, तब फिर थ्रेशोल्ड मिल गया। तो मतलब सेम सिग्नल से सम किया जा रहा है, A+A सेम सिनेप्स के सिग्नल को सम किया जा रहा है, और वहां पर क्या था, वहां पर A+B+C रहा होगा। स्पेटियल समेशन में डिफरेंट, अगर कभी भी याद रखना, अगर कभी भी सेम सिनेप्स के सिग्नल को सम करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे हैं, इसका मतलब ये टेम्पोरल समेशन है। अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल को सम करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्पेटियल समेशन है। तो ये डिफरेंट होता है स्पेटियल समेशन और टेम्पोरल समेशन में। ठीक है, तो ग्रेडेड पोटेंशियल को देखा आपने कि इसका समेशन हो सकता है और दूर जाते जाते ये कम भी हो जाता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए समेशन कर दिया गया, एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट कर दिया गया, और एक्शन पोटेंशियल सपोज एंड तक पहुंच चुका है। यानी तो हम ये कह रहे हैं कि यहां से सोडियम आया,
सोडियम इतना आया कि यहाँ -30 मिलीवोल्ट जनरेट हुआ, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यानी सबके सिग्नल को सम किया, थ्रेशोल्ड मिल गया और एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करते करते एंड तक आया। और एंड तक हम कहते हैं कि आने पर यहाँ पर कैल्शियम चैनल लगे होते हैं, जिनसे कैल्शियम एंटर करता है और कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाता है। इसी एंड की कहानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंड पर क्या हो रहा है, कैसे कैल्शियम रिलीज हो रहे हैं और कैल्शियम कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवा रहे हैं। तो न्यूरॉन में इस जगह तक तो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन है, जो ना केवल न्यूरॉन की शेप को मेंटेन करते हैं, जबकि न्यूरॉन में वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। इन्हीं साइटोस्केलेटन से अटैच करा करके वेसाइकल को रखा जाता है। ये वेसाइकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर लेकर के आ रही है। जो अटैच करा करके रखने वाली प्रोटीन है, इन प्रोटीन को कहा जा रहा है सिनेप्सिन। ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है सिनेप्सिन, कि साइटोस्केलेटन से अटैच करा के रखता है एक्सॉन टर्मिनस पर। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। इस वेसाइकल के ऊपर यहाँ पर सिनेप्टोटैगमिन है, सॉरी सिनेप्टोब्रेविन है, या यहाँ पर सिनेप्टोटैगमिन ही है, सिनेप्टोटैगमिन, और सिनेप्टोब्रेविन यहाँ पर है। ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, सिनेप्टोब्रेविन। इसको वी स्नेयर भी कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन में यहाँ पर जहाँ इस वेसाइकल की डॉकिंग साइट है, यहाँ पर टी स्नेयर भी प्रेजेंट है। टी स्नेयर, इसको सिंटैक्सिन भी कहा जाता है। तो जब कभी भी कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम जब कभी भी अंदर आएगा, कैल्शियम के आने से सबसे पहले ये सिनेप्टो, जैसे ही कैल्शियम अंदर आया, सिनेप्टोटैगमिन पर बाइंड करेगा और फिर कुछ एक्टिवेशन करेगा, जिसकी मदद से वी स्नेयर और टी स्नेयर आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये वेसाइकल कुछ ऐसे होने वाली है। यहाँ पर वेसाइकल है, यहाँ पर सिनेप्टोटैगमिन है और सिनेप्टोटैगमिन से बाइंड कर गया है कैल्शियम। कैल्शियम के बाइंड करने से कुछ ऐसा हुआ कि कन्फर्मेशन चेंज आई प्रोटीन्स में, और ये वेसाइकल मूव करना चाहती है टी स्नियर पर, और सपोज ये मूव कर भी गई टी स्नियर के ऊपर, टी स्नियर पर मान लीजिए कि ये टारगेट पर मूव भी कर गई। ये है टारगेट जहां टी स्नियर था। टारगेट वेसाइकल पर कुछ और भी प्रोटीन लगे हुए हैं, जैसे SNAP25, SNAP25 एंड SNF, SNAP25 और SNF। तो यहां पर होता क्या है कि कैल्शियम अंदर जा करके इस इंटरेक्शन को और ज्यादा स्टेबल बनवाता है, वी स्नेयर टी स्नेयर को। और एक समय ऐसा आता है कि ये वेसाइकल इतने क्लोज आ जाते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं कि वेसाइकल इसमें
फ्यूज करना शुरू कर देता है। वेसाइकल फ्यूज करना शुरू कर देता है और इस फ्यूजन में वी स्नेयर टी स्नेयर तो शामिल ही हैं, क्योंकि शुरुआती इंटरेक्शन ही इन्हीं की वजह से हुआ था और ये सब पॉसिबल तब हुआ जब कैल्शियम अंदर आया था। सारा न्यूरोट्रांसमीटर जो भी इसके अंदर भरा था वो सब कुछ रिलीज हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। फिर रोल प्ले करते हैं स्नैप। स्नैप 25 एंड SNF ये क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन वेसिकुलर डिसोसिएशन, यानी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया तो अब वेसाइकल को वापस डिसोशिएट हो जाना चाहिए, तो वेसिकुलर डिसोसिएशन यहां से हो जाएगा। वी स्नेयर टी स्नेयर ये दोनों आपस में इंटरैक्ट टुगेदर फॉर वेसिकुलर फ्यूजन। सिंटैक्सिन यानी टी स्नेयर, टी स्नेयर को डिग्रेड किया जा सकता है, क्लीव किया जा सकता है बोट्यूलिनम टॉक्सिन से। बोट्यूलिनम टॉक्सिन, बोट्यूलिनम टॉक्सिन ये क्लीव कर देती है टी स्नेयर को। ये एक प्रोटीएज है। बोट्यूलिनम टॉक्सिन एक प्रोटीएज और असल में ये बोट्यूलिनम टॉक्सिन सही मायने में तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर जाकर के एक्ट करती है? उन न्यूरोट्रांसमीटर पर जाकर के एक्ट करती है जो कि एसिटिलकोलिन वाले होते हैं, एसिटिलकोलिन रिलीज करेंगे। मतलब बोट्यूलिनम टॉक्सिन की वजह से एसिटिलकोलिन रिलीज नहीं होगा, तो एसिटिलकोलिन कैन नॉट रिलीज। और एसिटिलकोलिन तो एक कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटिलकोलिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो मान लीजिए आपकी स्किन के अंदर एसिटिलकोलिन एसिटिलकोलिन रिलीज ना हो तो क्या होगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और झुर्रियां जो चेहरे पर होती हैं, जो सिकुड़न होती है, जो सिलवटें होते हैं, वो दिखाई नहीं देंगी। और इसी से बनाया जाता है बोट्यूलिनम टॉक्सिन से ही बोटॉक्स टॉक्सिन। और बोटॉक्स के इंजेक्शन स्किन के अंदर दिए जाते हैं, जिससे अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जैसे एक्टर्स के जो फेसेस हैं उस पर रिंकल्स दिखाई नहीं देते। तो रिंकल्स को छुपाने के लिए बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है। स्नैप और SNF क्या है? ये भी एक प्रोटीन है, जैसे बाकी सारी प्रोटीन है वैसे ये भी एक प्रोटीन है। इनका काम सबसे लेट में आता है। जब वेसाइकल फ्यूज हो जाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगी, तब ये फंक्शन करेंगे। और तब ये क्या काम करते हैं? तब ये वेसिकुलर को, वेसाइकल्स जो फ्यूज हुई है उसको वापस डिसोशिएट कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम के आने से ये सारी बातें शुरू हुई थी। कैल्शियम आया, सिनेप्टोटैगमिन से बाइंड किया, कंफर्मेशनल चेंज आई, सिनेप्सिन साइटोस्केलेटन से छूट गया और वी स्नियर टी स्नियर की तरफ बढ़े और वी स्नियर टी स्नियर के साथ आपस में इंटरेक्ट करने लगे। एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ वी और टी स्नियर के बीच, जिसको सिनेप्टोटैगमिन स्टेबलाइज कर रहा था। वेसाइकल इनकी वजह से फ्यूज हुई, अंदर का सारा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज कर दिया गया। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने की वजह से सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर जब बाहर रिलीज हुआ तो शायद जाकर के ये न्यूरोट्रांसमीटर किसी मसल्स के ऊपर काम कर रहा होगा या ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा होगा या किसी दूसरी न्यूरॉन के ऊपर काम कर रहा होगा। पर अब इसको वेसाइकल्स को जो फ्यूज हुई थी इसको यहाँ से
डिसोशिएट करना है, इसलिए स्नैप 25 और एसएनएफ काम करते हैं और वो उसको डिसोशिएट करा देते हैं। सिनेप्सिन का क्या काम है? सिनेप्सिन का काम यहाँ पर प्रेजेंट है। सिनेप्सिन देखो क्या काम कर रही है, ये होल्ड करके रखती है, अटैच करके रखती है, अटैच वेसिकल विथ साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन से अटैच करा के रखती है, हैंगर की तरह काम कर रही है ये, ठीक है। और जब कभी भी फ्यूजन होना होगा तो ये यहां से निकल आएगी। नाउ हमने कहा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया गया, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया गया है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर देखो, रिलीज करने वाली जो न्यूरॉन थी उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे और इसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर may be of two type, excitatory और inhibitory। ये दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये ओपन करता है लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल को और ये जनरेट करेगा एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का मतलब देखो, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट रिलीज होने के बाद अब इसके अंदर क्या डीपोलराइजेशन होगा, क्या पॉजिटिव चेंज आएगा? अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब वहां सोडियम चैनल खुल रहे हों। पर अगर यही पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है आयन के एंटर होने की वजह से, अगर ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाए तब हम कह देंगे ये तो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है। एक्साइटेटरी का मतलब ये कि अब ये न्यूरॉन आगे चल करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है, पॉजिटिव चेंज क्योंकि आ रहे हैं। इनहिबिटरी का मतलब ये जनरेट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि नेगेटिव चेंज आ रहा है। नेगेटिव वाले एनवायरनमेंट में और ज्यादा नेगेटिव चेंज का होना हाइपरपोलराइजेशन कहलाएगा। और हम यही बात तो कह रहे हैं कि पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगी, while if it is inhibitory neurotransmitter they can open chloride channel, so chloride influx will lead hyperpolarization
and generate inhibitory postsynaptic potential। ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, हम कह रहे हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। इसको इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल भी कहा जा सकता है, और इसको कहा जा सकता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी EPSP। कई सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल हैं जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट कर पाते हैं, जैसे एसिटिलकोलिन। दिस इज मोस्टली excitatory on peripheral nervous system। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर ये एक्साइटेटरी नेचर का होता है। तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये दिस इज मोस्टली excitatory on central nervous system। डोपामाइन एक्साइटेटरी होता है, और एक्साइटेटरी डोपामाइन का इफेक्ट एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इवन डोपामाइन तो इनहिबिटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर, डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर। सेरोटोनिन, ये भी एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी ये हो सकता है। इपिनेफ्रिन, ये मोस्टली एक्साइटेटरी हो सकता है। इनहिबिटरी कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन, गाबा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जब काम करेंगे तब डोपामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, इनका इनहिबिटरी रोल भी होता है। ये सब क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं। एसिटिलकोलिन, एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जिसके एक्साइटेटरी रोल भी हैं और इनहिबिटरी रोल भी हैं, दोनों रोल प्ले कर सकता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी एक ही न्यूरोट्रांसमीटर दो दो रोल कैसे प्ले करेगा? एक्साइटेटरी तब रोल प्ले करेगा जब इसके चैनल लिगेंड गेटेड हो, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। यहां लिगेंड की तरह एसिटिलकोलिन आकर के बाइंड कर रहा है और इसके गेट ओपन हो गए। गेट के ओपन होते ही सोडियम बड़ी तेजी से अंदर आ गया। इस चैनल को कहा जाता है लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल, और यह सोडियम चैनल, इसका दूसरा नाम है निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर। ये एक आयनोट्रोपिक रिसेप्टर है, जहां रिसेप्टर खुद आयन चैनल की तरह काम कर रहे हैं। कहाँ प्रेजेंट होगा? दिस इज प्रेजेंट ऑन न्यूरॉन, या तो न्यूरॉन पर या फिर प्रेजेंट होगा ऑन मसल, मसल पर भी प्रेजेंट होगा। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं जो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करें? पर एसिटिलकोलिन इनहिबिटरी जैसा काम कब कर पाएगा? जब इसके पास चैनल कौन से प्रेजेंट हो?
7 बार स्पैन करने वाले मेम्ब्रेन को M2 मुस्करैनिक एसिड रिसेप्टर, M2 मुस्करैनिक एसिड रिसेप्टर, कि जहाँ पर एसिटिल कोलिन प्रेजेंट होता है, जैसे ही बाइंड करेगा साइटोसोलिक डोमेन में जी अल्फा इनहिबिटरी लगा रहेगा और जी अल्फा इनहिबिटरी इनहिबिट कर देगा एडनाइलेट साइक्लेस को, एडनाइलेट साइक्लेस को। और एडनाइलेट साइक्लेस को अगर इनहिबिट कर दिया तो एडनाइलेट साइक्लेस कभी भी साइक्लिक एएमपी नहीं बना पाएगा। उल्टा यहाँ जी अल्फा इनहिबिटरी से एसोसिएटेड इसी की सब यूनिट जो बीटा और गामा है वो जाकर के ओपन कर देंगी, किसको ओपन कर देंगी, एक दूसरे चैनल को, जो कि पोटेशियम चैनल है। पोटेशियम चैनल, और पोटेशियम चैनल से पोटेशियम बाहर भागना शुरू हो जाता है, पोटेशियम बाहर भागना शुरू हो जाता है। बाहर की तरफ तो वैसे भी पॉजिटिव चार्ज थे, पोटेशियम के भागने से और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गए, और जिसकी वजह से यहाँ हो गया हाइपरपोलराइजेशन। मतलब इस वजह से हाइपरपोलराइजेशन हुआ है। तो हाइपरपोलराइजेशन होने का मतलब है कि ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, और ऐसा होता है, ये प्रेजेंट होता है ऑन कार्डियक मसल, कार्डियक मसल पर ये चैनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कई सारी और भी बातें हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में और इसकी सेंसस रिलीज के बारे में, जिसको हम कल थोड़ा देख लेंगे। और अब आज यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं, बाकी की बातें हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट क्लास में नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और कल हम शुरू कर देंगे सेंसरी सिस्टम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। समझ में तो आ गया ना, नर्वस सिस्टम समझ में आया? नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग होगा 10:20। वेस्ट एलिमिनेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वेस्ट एलिमिनेशन तो हो गया ना। माल न्यूट्रिशन तो कई कई जगह पर वैसे भी पढ़ा दिया है कि जैसे एल्ब्यूमिन का लॉस हो गया तब क्या होगा, है ना, ज़्यादा प्रोटीन का लॉस हो गया तो क्वाशरकोर और मेरास्मस, ये पहले भी कहीं ब्लड में पढ़ा चुका हूँ। और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेशन भी बताया है कि किस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, कवर हो गया है सिमरन। ठीक है, अच्छा मिक्ट्यूरेशन, मिक्ट्यूरेशन ओके। मिक्ट्यूरेशन का टॉपिक तो ज़्यादा कभी आज तक कभी पूछा नहीं गया मिक्ट्यूरेशन के बारे में। और मिक्ट्यूरेशन का मतलब यही होता है कि यूरिन का रिलीज कैसे होता है, किस तरह के सिग्नल आते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ हो तो कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जिनकी वजह से फिर यूरिन का रिलीज किया जाता है, तो उसके बारे में है। और उसकी सिग्नलिंग के बारे में आज तक कभी एक भी सवाल पूछा नहीं गया, कभी भी नहीं पूछा गया, उठा करके देख लेना। तो इसलिए उसको पढ़ाते भी नहीं कि फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी सिलेबस इतना ज़्यादा है कि पढ़ोगे तो अभी नोट्स पूरी भरी मिलेगी आपको, है ना। तो और भी ऐसी चीज़ें क्यों पढ़ाएं जो इसका कोई काम नहीं है। तो ठीक है, चैनल्स के बहुत सारे इनहिबिटर हैं। कल तो न्यूरोट्रांसमीटर वाली बात आएगी और उसके बाद चैनल का फिर हम पढ़ेंगे भी कि कितने टाइप के चैनल हैं। खूब सारे इनहिबिटर हैं, टेट्राडोटॉक्सिन है, सेक्सीटॉक्सिन है, डेंड्रोटॉक्सिन है, बंगैरोटॉक्सिन है, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वाली नोट्स भी नहीं दिख रही है क्या? 10:30 10:30 आपका वो होगा, ठीक है? क्लास नेक्स्ट वाली शुरू होगी। अच्छा, कुछ-कुछ जगह नहीं दिखते। ठीक है, क्लास से उसको एक बार देख लेना, नोट्स में उसको नोट कर लेना। वो शायद मैं कहीं ज़ूम करता हूँ और फिर वापस से ज़ूम आउट कर देता हूँ, है ना? इस वजह से हो सकता है ऐसा हो रहा हो। जब जिस बात को ज़ूम आउट करके लिख देता हूँ, शायद वो दिखाई नहीं देता, उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाता होगा। एक ही उसमें लिखा करूँगा, एक ही फ़ॉर्मेट में। ज़ूम इन, ज़ूम आउट नहीं करूँगा, है ना? ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखूँगा मैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।